आशीष, सुबह जो आपने समझाया बहुत सटीक तरीके से बताया था, है ना? वाकई अभी तो वैसा ही हो रहा है। क्या ये क्रूड तमाम टेंशन्स, तमाम दिक्कतों के, तमाम स्ट्राइक्स के बीच में आखिरकार इस बार वो शार्पनेस जो हमने मई में देखी थी वो क्यों नहीं है? ये सच है। पता है, हम सब ही सोच रहे हैं क्योंकि अब तक की हिस्ट्री का, रीसेंट हिस्ट्री का कह लीजिए सबसे बड़ा सप्लाई शॉक सामने खड़ा है। वो वेस्ट एशिया क्राइसिस 100 दिनों से ज्यादा बढ़ गया है। उसके बावजूद क्रूड में बहुत सिग्निफिकेंट मूव्स क्यों नहीं आ रहे हैं? हमने अप्रैल में जरूर स्पाइक आता हुआ देखा था और कच्चा तेल एक समय $120 के आसपास कामकाज करता हुआ नजर आया था, पर उसके बाद से वापस कूल ऑफ होके काफी समय हो गया है। $95 के आसपास लार्जली गिव एंड टेक फ्यू डॉलर्स कंसोलिडेट करता हुआ क्रूड आपको नजर आएगा। अच्छा, इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। एक बात ध्यान रखिए, हम लोग रोज सुबह वो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हेडलाइन ग्रैब करने के लिए ठीक हैं और वो नीजक रिएक्शन के तौर पे जरूर कच्चे तेल में आपको नजर आता है, लेकिन क्रूड के एक्चुअल मार्केट्स उसके स्ट्रक्चरल इश्यूज ड्राइव करते हैं, डिमांड सप्लाई का सिनेरियो। आप समझिए क्यों इस तरह के डेवलपमेंट्स के बीच में क्रूड ठंडा पड़ा हुआ आपको नजर आएगा। आपको याद होगा, वॉर से पहले एक स्ट्रक्चरल ओवर सप्लाई थी जिसके चलते क्रूड 60, 65, $70 के जोन्स पे कामकाज करता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि दुनिया भर में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी धीमी पड़ रही थी। उसका असर पहले से था। वॉर के बाद हुआ क्या, वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी तो वैसे ही धीमी थी और धीमापन बढ़ता हुआ नजर आया। दूसरा, सप्लाई बफर्स थे। नॉन ओपेक से खास तौर पे तगड़ा प्रोडक्शन बढ़ता हुआ नजर आया, खास तौर पे अमेरिकाज से मेरा मतलब है यूएस, गुआना, ब्राजील, इन सब से ओवर सप्लाईज आती हुई नजर आई। और ये जो हाई प्राइसेस हैं वो बड़ा मैक्रो हेडविंड्स बने, खास तौर पे तमाम एशियन इकोनॉमीज के लिए, क्योंकि महंगा क्रूड सबकी अर्थव्यवस्था पे भारी पड़ रहा था। सब ने फोकस करा, स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करी ताकि फ्यूल सेविंग इनिशिएटिव्स ला सके, तो डिमांड और ठंडी पड़ती हुई नजर आई। इनफैक्ट EIA, एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की लेटेस्ट ग्लोबल डिमांड फोरकास्ट में उन्होंने अपने फोरकास्ट रिड्यूस कर रखे हैं। दूसरी तरफ सप्लाई साइड, लॉजिस्टिकल बाईपास मैं वर्ड दे रहा हूं उसको, जैसे कि सऊदी अरेबिया, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इश्यूज हैं तो वो केपेबल हैं अपने क्रूड प्रोडक्शंस को, सप्लाईज को डाइवर्ट करने के लिए। तकरीबन 7 मिलियन बैरल्स पर डे वो रेड सी के थ्रू चैनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने बाईपास करा। ऐसे ही UAE ने सिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स डाइवर्ट करे गल्फ ऑफ ओमान के थ्रू, उन्होंने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करा, इनसे सप्लाई आ रही है। दूसरा, हम सब जानते हैं काफी ज्यादा फ्लोटिंग बफर्स हैं, यानी कि समुद्र में जहाज खड़े हुए हैं, आइडल टैंकर्स हैं। लार्जली ये रशियन क्रूड है जो इजीली आप जब भी चाहें टैप कर सकते हैं। और फाइनली एक और रीजन है इन सब के ऊपर जिसके चलते क्रूड बहुत मीनिंगफुल अपटिक्स नहीं दिखा रहा, वो जैसे हम इक्विटी मार्केट्स में वैसे ही कमोडिटी मार्केट्स, क्रूड के मार्केट्स भी एक एक्सपेक्टेशन प्राइस इन कर रहे हैं कि एक नियर टर्म डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन इस मामले का नजर आएगा। ये सब रीजंस हैं कि कच्चे तेल में आप बहुत मीनिंगफुल अपसाइड आते हुए नहीं देख रहे। नीजक रिएक्शंस आते हैं, उसके बाद क्रूड वापस लार्जली कंसोलिडेशन बैंड में ही आपको कामकाज करता हुआ नजर आता है। जी हाँ, ये है इसके पीछे बड़ा लॉजिक। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया। इस विस्तार चर्चा को और आगे बढ़ाते, लेकिन समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, इस तथ्य को सामने रखने के लिए। मार्केट्स एट डे हाई।